नमस्कार, राधे राधे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो बच्चों, आज किस वीडियो में करने वाले हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चंस जो कि पिछले 10 सालों से एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, बहुत ही रैपिड स्पीड में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आप लोगों को पता हो तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अमित्रघात किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है भारत का स्वर्ण युग। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई और किसने की थी? 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी जिसका विषय राजनीति था? किसने की थी? तो कौटिल्य चाणक्य ने की थी। कौटिल्य चाणक्य ने की थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया था। तांबा, कॉपर। हिंगसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हिंगसांग भारत। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो सही उत्तर जाएगा बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसका? महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कमेंट बॉक्स में बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल बंदरगाह। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। उदयन शासक ने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। जय संहिता। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में है। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता है चिकित्सा से संबंधित। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। ऋग्वैदिक काल में अघन्य ना मारे जाने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। गाय के लिए प्रयोग किया गया है अघन्य शब्द का। अगला प्रश्न है,
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शून्य की खोज किसने की थी? प्राचीन भारत में शून्य की खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है? तो उत्तर हो जाएगा हरिशेन। किसने की थी? हरिशेन ने की थी। किस शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, पुरंदर किला तोड़ने वाला किस वैदिक देवता को कहा गया है? पुरंदर किस वैदिक देवता को कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा इंद्र देवता को कहा गया है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। शिल्पादिकारम किस भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो तमिल भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है शिल्पादिकारम। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बोध गया में हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप देख सकते हैं 200 प्रश्न हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और इनको याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपको रटे हुए होने चाहिए। तो बताइए कमेंट बॉक्स में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। मनुस्मृति किस काल का एक प्रमुख विधि ग्रंथ है? शुंग काल का। शुंग काल का एक प्रमुख विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो उत्तर जाएगा दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलते ही है किसी ना किसी शिफ्ट में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। कालाशोक के। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा देवगढ़ झांसी में। देवगढ़ झांसी में स्थित है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राचीन भारत में अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था? तो उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फाहान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे? तो उत्तर हो जाएगा घोड़ा से। सामान्यतः घोड़ा इसका उत्तर माना जाता है, घोड़ा से वो अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो उत्तर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर हो जाएगा पुरुषपुर पेशावर।
उत्तर हो जाएगा पुरुषपुर पेशावर में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत है। किस पुराण को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है? किस पुराण को माना जाता है सबसे प्राचीन? तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। मत्स्य पुराण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी के बचपन का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस महाकाव्य का एक भाग है? श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से महाभारत महाकाव्य का एक भाग है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा क्षेत्र से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी क्या थी? बताइए, चोलों की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। चोलों की राजधानी तंजावुर थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है। जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? किसका था? तो सही उत्तर जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस पंथ ने मूर्ति पूजा की शुरुआत की थी? बौद्ध धर्म के किस पंथ ने की थी? महायान पंथ ने। बौद्ध धर्म के महायान पंथ ने की थी मूर्ति पूजा की शुरुआत। महायान पंथ ने की थी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। पशुपालन और कृषि ही आर्यों का मुख्य व्यवसाय हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित बौद्धों का रामायण की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अश्वघोष ने। किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। फहान किस देश का यात्री था? उत्तर हो जाएगा चीनी यात्री था। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा ऐहोल प्रशस्ति से। ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा पण, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से बैलगाड़ी के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा और हड़प्पा से। कहां से मिले हैं बैलगाड़ी के खिलौने के साक्ष्य? कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं और
हड़प्पा से मिले हैं। कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? चरक थे। उत्तर हो जाएगा महर्षि चरक थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित थे? जो दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित थे? चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? तो जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है अशोक के अधिकांश अभिलेख। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है। अगला प्रश्न है, दिग्विजय और धर्म विजय की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? दिग्विजय और धर्म विजय की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने नीति कौन सी नीति अपनाई थी? दिग्विजय और धर्म विजय नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में मिलता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है। तो अभी तक हमने 82-83 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितने अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले 10 सालों से पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ लेके आए हम आपके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्राचीन भारत के, तो ये आपको रटे ही हुए होने चाहिए। जैसे ही आपको ABCD आते हैं ऐसे ही आपको प्राचीन भारत के ये क्वेश्चन तो याद होने ही चाहिए, कुछ याद हो या ना हो। इसलिए वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखिएगा रिवीजन करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महायान का। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा और समिति। सभा और समिति क्या थी? राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म अपनाया था। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। मातृ देवी की। तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में कौन सी कला शैली विकसित हुई? तो कुषाण काल में कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? गांधार कला। गांधार कला शैली विकसित हुई थी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन ने की थी। याद रखना, हर्षवर्धन की नाटक कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके नाटक है? हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम, चोल शासक ने। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने बनाया था मगध की राजधानी? उदयन ने। उदयन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है और सबसे आधुनिक वेद कौन सा है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थान से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा से। सुरकोटदा से मिले हैं हमें। सिंधु सभ्यता के सुरकोटदा स्थान से मिले हैं घोड़े के अस्थि पंजर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति देवर्धिगणी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? बल्लभी गुजरात। कहाँ आयोजित हुई थी? बल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, शक और गुप्त संवत के बीच
कितने वर्षों का अंतर है? शक और गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 242 वर्षों का, 242 वर्षों का अंतर है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अशोक के पुत्र और पुत्री कौन थे जिन्हें उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? श्रीलंका भेजा था किसको? तो महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री कौन थी? संघमित्रा थी। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर हो जाएगा मेलुहा के नाम से जाना जाता था, मेलुहा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, पावापुरी में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा जिसमें बताया गया कि पृथ्वी गोल है? किसने लिखा था सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ? आर्यभट्ट ने लिखा था। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो दर्शन, फिलोसॉफी, सोफी, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बातापी या बादामी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की सजावट किस स्थान पर मिली है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की सजावट किस स्थान पर मिली है? तो कालीबंगा में मिली है ईंटों की सजावट। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था, आहत सिक्के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म कितने संप्रदायों में बटा था? कितने संप्रदायों में बटा था? दो में बटा था, एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। तो कितने संप्रदाय में बटा था? दो संप्रदायों में बटा था जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य का मूल नाम क्या था? चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है? बीड़ा को बजाते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? बीड़ा को बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि कणाद। चोल काल में उर किसे कहा जाता था? चोल काल में उर किसे कहा जाता था? और कहा जाता था सामान्य लोगों की बस्ती की सभा, सामान्य लोगों की बस्ती की सभा को कहा जाता था और। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना। भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कहाँ पर? वैशाली में। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन वंश से। अगला प्रश्न है, महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से विशाल स्नागार मिला है? ग्रेट बाथ मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। अगला प्रश्न है, पल्लवों के समय कला का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कांची पल्लवों के समय कला का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुम्मेनदेई स्तंभ लेख। रुम्मेनदेई स्तंभ लेख अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। कौन सा? रुम्मेनदेई स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की थी बताइए कमेंट बॉक्स में। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को कि नहीं? कैसे लग रहे हैं प्रश्न? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। कहाँ की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जिस भी बच्चे को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए है तो वो नीचे दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फाहियान की प्रसिद्ध रचना का नाम फो कुओ की था। फो कुओ की था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। कांस्य युग से। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बताइए। हर्यक वंश था। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? कुषाण काल से, बुद्ध की मूर्ति पूजा से। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 4। वेदों की कितनी संख्या है? 4 है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। 7 वर्गों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। माया देवी था। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नौसेना शक्ति और स्थानीय स्वशासन के लिए। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था? तो हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दायमाबाद महाराष्ट्र। दायमाबाद महाराष्ट्र। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? वैशाली। वैशाली में आयोजित हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। कहां पर हुई थी? वैशाली में आयोजित हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण का संबंध किस धर्म से है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म से। किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया था? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाने वाला कौन था? अशोक। अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग का आरंभ किस काल से माना जाता है? भारत में लौह युग का आरंभ भारत में लौह युग का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। यशोदा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस झेलम का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? श्रुति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में थे प्रथम? उत्तर हो जाएगा कपास कॉटन के उत्पादन में प्रथम थे। पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। गुप्त काल में खगोल विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था?
खगोल विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान और महायान में किस संगीति में विभाजित किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था? किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था पूछा है, तो क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 298 ईसा पूर्व में, लगभग 298 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भद्रबाहु ने। किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। कदम्ब राजवंश का संस्थापक, कदम्ब राजवंश का संस्थापक मयूर शर्मन, मयूर शर्मन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में करता था? किस धार्मिक सभा का आयोजन करता था प्रयाग में? महामोक्ष परिषद का, महामोक्ष परिषद का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के अंतिम शासक, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति, देवभूति। अगला प्रश्न है, विभिन्न ग्रहों की चाल पर आधारित बृहत संहिता ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बराहमिहिर, बराहमिहिर थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा पशु है? तो कौन सा पशु है? कमल और सांड, कमल और सांड। अगला प्रश्न है, अशोक को देवनाम पियादस्सी देवताओं का प्रिय की उपाधि किस अभिलेख में दी गई है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में दी गई है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में से। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में विदत क्या थी? क्या थी विदत? सबसे प्राचीन जनसभा थी। अगला प्रश्न है, कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? कन्नौज हर्षवर्धन, वर्धन वंश की राजधानी थी। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? डॉकयार्ड के बाद मिले हैं साक्ष्य लोथल से, लोथल से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, पल्लवों के समय कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? बताइए, गुप्त काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? कला और साहित्य का विकास, कला और साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देववर्धि गणी क्षमा श्रमण। अगला प्रश्न है, चोलों की शासकीय मोहर पर किसका चित्र अंकित होता था? चोलों की शासकीय मोहर पर अंकित होता था बाघ का चित्र। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह भारत कब आया था? कब आया था? 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है। मनुस्मृति की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिब्रज राजगृह थी, गिरिब्रज या राजगृह थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस धर्म का प्रबल अनुयायी था? कनिष्क किस धर्म का प्रबल अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकलाएं, अजंता की चित्रकलाएं किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकलाएं किस काल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। कहां से? गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, नॉलेज। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। आलार कलाम थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन था। हरिशेन था। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणापथपति की। दक्षिणापथपति की उपाधि धारण करने वाले थे सातवाहन शासक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अंतिम उपदेश कहाँ दिए गए थे? कुशीनगर। कुशीनगर में दिए गए थे बुद्ध के अंतिम उपदेश मृत्यु से पहले। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कण्व वंश का संस्थापक। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। वासुदेव था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से मिला है तराजू का प्रमाण। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चोल काल में नाडु किसे कहा जाता था? चोल काल में नाडु कहा जाता था ग्रामीण जिलों का समूह। अगला प्रश्न है, मेहर कुल किस जनजाति का शासक था? हूण का शासक था। अगला प्रश्न है, सामवेद का संबंध किससे? संगीत और मंत्रों से। संगीत और मंत्रों से संबंधित है सामवेद। हर्षवर्धन के समय सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय था। पुरापाषाण काल का मुख्य उपकरण। पुरापाषाण काल का मुख्य उपकरण क्या होता था? हस्त कुल्हाड़ी। हस्त कुल्हाड़ी। जैन धर्म में 5 महाव्रत किसने जोड़े थे? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 5वां जोड़ा था महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? किसमें किए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी थी। गांधार की राजधानी थी। सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा स्थान पर। धौलावीरा स्थान पर जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? वेद व्यास ने की थी महाभारत। महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये हमारा आखिरी प्रश्न है। बताइए, कांची के कैलाशनाथ मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली का। तो हमारे 200 प्रश्न कंप्लीट हुए। बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।